हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारी ये हिस्ट्री की क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी की क्लास है ये हमारी एनसीईआरटी सार, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का पूरा एनसीईआरटी सार कंप्लीट करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, जिसमें हम काफ़ी कंप्लीट कर चुके हैं। हम प्राचीन साहित्य और साहित्यकार पे पहुंच गए हैं और हम ये एशियन वाला पोर्शन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम ये कंप्लीट कर लेंगे और हम मिडवल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। संगम साहित्य के रूप में क्या प्रसिद्ध है? तो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती गणित में लिखी गई है। मालविकाग्नि मित्रम पुस्तक लिखी है कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं कालिदास। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। मेगस्थनीज, जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वो मूल रूप से ग्रीस का था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक लड़ी गई थी। गुणाढ्य की बृहत कथा पैसाची भाषा में लिखित है। हर्षवर्धन के द्वारा रचित नागानंद एक संस्कृत नाटक है, जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन है। कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज। भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें व्यापक रूप से भगवद गीता का वर्णन है। भारत नामक एक भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली हर्ष के द्वारा लिखित माना जाता है। कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। मेरे हिसाब से ये महाभारत है। ठीक है, इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र भरत था। नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। कालिदास की रचना है कुमार संभव। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना सतनार ने की थी। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है पंचतंत्र। मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है विशाख दत्त ने। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक थे महर्षि वेदव्यास। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। प्राचीन संस्कृत घर्षण अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। सुश्रुत संहिता संबंधित है चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्तम लिखा था भास ने। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। ठीक है, दश कुमार चरितम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंस की रचना दंडी ने की है। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा यात्री एवं विद्वान की कृति है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ पुरुषोत्तम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया कणाद ने। इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज। तमिल कवि कंबन ने रामायण ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था। मृक्षकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक हैं शूद्रक। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। पांचवा वेद कहा जाता है महाभारत को। रघुवंशम संकलित किया है कालिदास ने। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं बारामिहिर। तिरुकुरुल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता है तिरुवल्लुवर। चरक संहिता चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। सुश्रुत को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। राजतरंगिणी के द्वारा कश्मीर राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया। प्राचीन भारत में कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई थी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है लीलावती। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज बुलर ने। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। आइए आगे चलते हैं। प्राचीन काल में अमर सिंह के द्वारा भाषा के संस्कृत शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था।
साहित्यिक कृति रत्नावली हर्षवर्धन की कृति है, हर्षवर्धन के द्वारा रचित है। भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। रासतरंगिणी के लेखक है कल्हड़। हिंदू दर्शन की शाक्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है कपिल ऋषि को। चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तशती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। दश कुमार चरितम के रचनाकार हैं दंडी। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे W.A. फेयर सर्विसेस। कल्हड़ की रासतरंगी को आगे बढ़ाया है जोनराज एवं श्रीवर ने। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल को। भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी है भगवती सरस्वती। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी आर्यभट्ट। गौड़बहु के रचयिता थे वाकपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्र क्षत्रियों का। प्राचीन भारतीय प्रचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है मनु ने। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर थर्ड ने। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी। प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक रासतरंगिणी कश्मीर राज्य के इतिहास के बारे में है। मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था। पंपा के द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय की भाषा है कन्नड़। मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के वर्गों का उल्लेख है साफ। भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है नाट्यशास्त्र में। हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में जैमिनी के द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी हरिशेर ने। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित कृति है। कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है रासतरंगिणी। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे चरक। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा है। रासतरंगिणी कृति है कल्हड़ की। कल्हड़ एक लेखक थे जिन्होंने कश्मीर के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी थी। अश्वघोष दरबारी कवि थे कनिष्क के। संस्कृत विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक है व्याकरण से संबंधित। मीमांसा सूत्र लिखा था जैमिनी ऋषि ने। सीयूकी या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड का लेखक था ह्वेनसांग। प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है चरक का। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाओं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता है को मदुरै आयोजित किया गया था। आमुक्त माल्यद का लेखन किया था कृष्णदेव राय ने। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद एक रचना है अरबी भाषा में। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृक्षकटिकम मिट्टी की छोड़ी गाड़ी लिखा था शूद्रक ने। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारक का लेखन किया है इलंगो आदिगल ने। बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक है कादम्बरी। न्याय के प्रचारक हैं गौतम। उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और वैशेषिक के हैं खड़ास। मालविकाग्निमित्रम है कालिदास की। दश कुमार चरितम है दंडी की। स्वप्न वासवदत्ता है महाकवि भास की। कीर्तार्जुनियम है भारवी की। रास पंचाध्यायी है नंददास की। चैतन्य भागवत है वृंदावन दास की। चैतन्य मंगल है जयनंदा की। और भक्ति रत्नाकर है नरहरि चक्रवर्ती की। अब ये फिनिश हो गया। अब हम पहुँच गए हैं पूर्व मध्यकाल में। पूर्व मध्यकाल चलता है 800 से 1200 ईस्वी तक का समय है पूर्व मध्यकाल का।
तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था तोमर वंश का। मांडू को अपनी राजधानी बनाया होशंग शाह ने। बुंदेलखंड पर राजपूत वंश ने शासन किया, तो वो राजपूत वंश था चंदेल वंश, जिसने बुंदेलखंड पर शासन किया था। जयचंद्र के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद चंदावर के युद्धों में तथा 1194 में मारा गया। वो वंश जिसने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया, तो राजपूतों ने दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित था पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य पूर्वी हिस्से में बसा हुआ था। पाल वंश का पहला शासक था गोपाल। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ है। या ये कह सकते हैं कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित जंतर मंतर खगोली वेधशाला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण किया। तो 5 शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी थी। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास कायादार गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। भारत का एक धर्म है ज़ोरोआस्ट्रियन, मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। कागज का आविष्कार कैलुन ने किया। भारत के असम राज्य का प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है योग। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता है और उसी पर भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुलाभार कहते थे। क्या कहते थे? तुलाभार। पुरातत्वविद BL लाल ने मेरठ जिले में के हस्तिनापुर में कब्र खुदाई कराई थी 1951-52 में। भारत नाम ग्रीक भाषा में आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है और इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। पहले इंडस कहा जाता था। प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और छेदी के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग है। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहले पहिए लकड़ी से बने थे। पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और उसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद था। सर्ववर्मन असीरगढ़ तामपत्र में सर्वमम्मन का उल्लेख मिलता है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख में ईश्वर वर्मन का उल्लेख मिलता है। हरहा पाषाण अभिलेख में ईशान वर्मन का उल्लेख मिलता है और दया बढ़ाक अभिलेख में जीवित गुप्ता सेकंड का उल्लेख मिलता है। तो ये कह सकते हैं चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? नन्नुक। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी द्वार समुद्र बनाई थी। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था दंती दुर्ग ने। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी होयसल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल है। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी। समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे क्षेमेंद्र। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, यशोवर्मन था। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था वो था विद्याधर। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसे कहते हैं संगीत राज। अभी समय है तो हम विविध भी कंप्लीट कर लेते हैं। वह तंजौर पेंटिंग भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में जयमल और फत्ता शूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे। डीसी सरकार ने वर्ष 1965-66 में भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखी शब्दावली प्रकाशित की थी। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के वर्तमान राज्य उत्तर प्रदेश में पाया गया था। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को जाना जाता है प्रशस्ति अभिलेख के रूप में। पारसी नववर्ष को कहा जाता है नवरोज। प्राचीन भारत में बहुत लोकप्रिय खेल था शतरंज। 13वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो इटली से आया था। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगस्थनीज, फायान, हेनसोंग, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए नाम प्रयुक्त किया गया था स्वर्ण भूमि। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल बरूनी। भीम भोरम देव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में है। आठविक राज्य के रूप में संदर्भित किया जाता है वन साम्राज्य को। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर स्थान है 7वां और वर्तमान में 6वां। सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। वो पुरस्तर जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं वो है वडगल। अब शासक और राजवंश। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का था। वत्सराज गुज्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। देवपाल पाल वंश का था। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफा। पर्यटन का आकर्षण स्थान। कबीर की समाधि आपको मगहर बस्ती में मिलेगी। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में मिलेगी। गोविंद देव मंदिर जो है वो वृंदावन में मिलेगा और बौद्ध स्तूप आपको कुशीनगर में मिलेगा। राजकीय प्रतीक परमार वंश का राष्ट्रीय प्रतीक था सूर्यदेव। मलय केतु राजवंश का राष्ट्रीय प्रतीक था बरा। चंदेल राजवंश का राष्ट्रीय प्रतीक था राजलक्ष्मी और गुज्जर प्रतिहार राजवंश का राष्ट्रीय प्रतीक था भगवती। जगदल विहार रामपाल के द्वारा बनवाया गया। विक्रमशिला विहार धर्मपाल ने बनवाया। सोमपुर विहार धर्मपाल ने बनवाया और सलबन विहार भी श्रीभव देव ने बनवाया। शासक जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 में 2 समुद्री अभियान भेजा था वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है पाली ताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी नानादेशी एवं नगरम। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं, कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का 6ठा भाग। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं में। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार। खसरा नामक दस्तावेज से आया है राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। भारत के असम क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है। वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने कामरूप क्षेत्र पर शासन किया था। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में अवस्थित था और पाल राजवंश का संस्थापक फिर से तीसरी बार रिपोर्ट हुआ है गोपाल था। अब पहुँच जाते हैं राजपूत काल पे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान बनवाए गए थे। सबसे प्रसिद्ध चहमान चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय थे, जिन्होंने 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने हराया था। मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया है। जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव ने केंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। प्रतिहार राजवंश ने कन्नौज कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिसमें वे वापस नहीं आ सके। प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे मिहिर भोज। पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता से विवाह किया था और वो अपने शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर चौहान। 2 प्रमुख शहर दिल्ली और अजमेर जो है वो चहमानों के नियंत्रण में थे। मोहम्मद गोरी को 1191 में एक चौहान शासक ने हराया था। तोमर राजपूत शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम मिडिवल हिस्ट्री पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, समय है अभी। सबसे पहले पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय।
पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। वो अरब जनरल जिसने 711 में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया, वो था मोहम्मद बिन कासिम। पुस्तक तहकीक मालिल ए हिंद अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला डैश भाषा में लिखी थी। तो किस भाषा में लिखी थी, ये इसमें नहीं लिखा हुआ। किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। उज़्बेकिस्तान का अल बरूनी यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था। फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान महमूद गजनवी आक्रमणकारी के साथ था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक, मोहम्मद गजनवी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। शासक भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी को शासक महमूद गजनवी के द्वारा बंदी बनाया गया था। महमूद गजनी के द्वारा 1001 में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। मोहम्मद गोरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र नष्ट हो गया 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था 1191 में। चंदावर का युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उद्बी। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकारों ने अरबों के द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। लेन पूल। आगे बढ़ते हैं। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतगीन। मध्य एशिया के वो शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। वो शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है वो है पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गोरी का वो दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की वो है बख्तियार खिलजी। अब पहुँच गए हम गुलाम वंश में, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, अभी समय है। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किया था खिलजी राजवंश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से 1210 के दौरान। दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक राजवंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दास राजवंश से संबंधित थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान राजवंश से संबंधित थे, तो ये मामलूक वंश से संबंधित थे। काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। अब पहुँचते हैं इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी पे। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो इल्तुतमिश के काल में आया था। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था और उसका गुलाम था इल्तुतमिश। भारत का वो मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था शुरू की वो था इल्तुतमिश। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को कैद किया था बठिंडा के किला मुबारक में। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 1206 से 1526 के बीच का समय दिल्ली सल्तनत काल का समय माना जाता है। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 में। बदायूं 1197 से 98 में कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया 1236 में सुल्तान बनी थी। मामलुक साम्राज्य की शासिका रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। वो शासक जिसके द्वारा टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए, तो टंका और जीतल नाम के सिक्के इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। रज़िया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के तुर्की शासक की बेटी थी, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। ठीक है, अब बलबन और उसके उत्तराधिकारी देख लेते हैं क्योंकि अभी समय है। वो तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई, तो वो था बलबन। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया। गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, वो था बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खां। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, वो है बलबन। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेओ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, वो था बलबन। बलबन की उपाधि धारण की थी उलूग खां ने। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की फिर बदतमीजी, बिल्कुल शांत रहो एकदम। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष, ये हो गया था ना। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन के नायाब के रूप में काम किया है। ठीक है, और सिजदा और पैबोस की प्रथा गियासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन ने उपाधि धारण की जिले इलाही, भगवान की छाया की। ठीक है, अभी देखते हैं समय कितना है। अभी समय है तो हम खिलजी वंश की भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती का संबंध है चित्तौड़गढ़ से। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य के द्वारा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है: गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। धरी अथवा ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन शाहाना ए मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था इक्ता के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकोों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था सीरी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गियासुद्दीन तुगलक। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था, वो है अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के वाघेला राजवंश का वो अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था, वो है करण देव। अब है तुगलक वंश। ठीक है, अभी समय है, पढ़ लेते हैं।
दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत पर तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। वो शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी वो है गियासुद्दीन तुगलक। डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी मोहम्मद तुगलक की। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में मंचन किया गया है, उसके लेखक हैं गिरीश कर्नाड। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तुगलक वंश फिनिश करने के बाद ही वीडियो को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। फुतूहात ए फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में वो राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो है तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदाश माना था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी वो था फिरोज शाह तुगलक। शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वो सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके वो है फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया तो वो है तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था जो बनी थी सस्ती धातु से। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। और सैयद एवं लोधी वंश पे पहुँच गए और अब हम ये वाला सैयद और लोधी वंश अब हम कल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। राधे कृष्णा।